conference will now be recorded. So This today we are conference will starting now with be recorded. IAS 38 Intangible Assets. I feel इसको visualize way में देखना is much more interesting, but ठीक है. I'll try to recover my account. Then we can have the PPT thing. So IAS 38 is another standard which we are going to study. It's just like IAS 2. IAS 2 किसका standard था? Inventory का. Which means inventory की accounting पूरी की पूरी किसके हिसाब से होती है? IAS 2. IAS 38 is a standard for intangible assets. Intangible word का मतलब क्या होता है? Something which cannot be seen. ठीक है? कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख ही नहीं सको, वो क्या होता है? Intangible. But still, you cannot see that thing. ठीक है? You cannot see that particular thing, but it still helps you to recover money. है ना? मतलब not to recover, recover is not the right word, but to get money. ठीक है? So something जो दिखाई नहीं दे रहा है but still आपको पैसे कमा के दे रहा है या आपके बिजनेस के लिए आपको पता है वो एक अच्छा रिसोर्स है. ठीक है? Because it's helping you to earn money. In that case that will be your intangible asset. ठीक है? अब देखो intangible assets में ना बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती है उसमें तो मैनिपुलेशन करना बहुत आसान है. मैं बहुत आसानी से बोल सकती हूँ मेरे पास एक एसेट है जो दिखाई तो दे नहीं रहा है पर वो मुझे हर साल 5 करोड़ कमा के देता है, तो मैं एसेट मान लूँ उसको. अब शेयर होल्डर्स को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, राइट? तो हम वापस से उन्हें क्या बनाने लग जाएंगे? बेवकूफ. क्योंकि जो चीज दिख ही नहीं रही आप उस चीज को वेरीफाई कैसे करोगे? अगर मुझे भूमिका बोलती है भूमिका के पास 10 करोड़ की कार है, आई कैन गो एंड चेक यस कि वो कार कहाँ पर है, उस कार की लीगल टाइटल किसके नाम पे है, उस कार की प्रॉपर्टी डीड्स किसके नाम पर है, मतलब किसका वो लीगली है. ठीक है? कार्स में या व्हीकल्स में तो बहुत ही आसान होता है, वो जो नंबर होता है बस उस नंबर को ऐप पे डालो और ओनर रियल ओनर का पता लग जाता है ना? तो इस केस में टैंजिबल एसेट्स को फिर भी हम एक बार अपनी क्योंकि आंखों से देख सकते हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इनटैंजिबल एसेट्स यू कैन नॉट सी देम, which means it gets really difficult to verify them. If it gets really difficult to verify them, that means it gets really easy to manipulate them. है ना? अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा आप उठा के उसको मान लोगे अरे ठीक है, तो फिर आपको लगेगा आपके पास 500 करोड़ के एसेट्स हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहे ना, तो मानोगे कैसे, राइट? सो इस पूरे केस में बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग गए. ठीक है? बहुत सारे मैनिपुलेशंस होने लग गए, तो इन सारे फ्रॉड्स और मैनिपुलेशंस को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जो स्टैंडर्ड का नाम है IAS 38 इंटैंजिबल एसेट्स. ठीक है? दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली डील्स विद ओनली एंड ओनली इंटैंजिबल एसेट्स. वो एसेट्स जो हमें दिखाई नहीं देते बट स्टिल हमारी पैसा कमाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है? So tangible asset is something which you can clearly see from your naked eyes. आप आपकी आंखों से देख सकते हैं. जैसे let's talk about the institute. अब मैं आपको बताती हूँ इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या टैंजिबल दिख जाएगा. इस क्लासरूम की बात करते हैं. I can see AC, है ना? तुम सोचो अगर तुम्हारे पास AC ही नहीं होगा, ठीक है, तो एकदम कड़ाके की जब गर्मी पड़ेगी अप्रैल की, मई की या जून की, राइट, उस टाइम पे तुम मुझे बोलोगे कि मैम हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमें क्या लग रही है? गर्मी लग रही है, राइट? प्लस वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर, तो हीट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में कैन वी ऑपरेट विदाउट एसी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. ठीक है? और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बहुत ही बड़ा टेबल जिसपे आप सबने और मैंने अपने लैपटॉप्स रख रखे, राइट? इट्स जस्ट इट विल हेल्प. इमेजिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो फिर वो चेयर्स होंगी. ठीक है? वापस से हमारे पास एक और एसेट आता है चेयर्स. अब चेयर्स पे भी आपको दिख रहा है कि जो साइड है
उस साइड पे आप क्या रख सकते हो, लैपटॉप, बट अगेन इट इज वेरी अनकंफर्टेबल, लाइक अगर आपके 4-5 घंटे की क्लास है, यू वांट टू सिट कंफर्टेबली, राइट, तो ऐसी वाली चेयर्स आर मोर कंफर्टेबल। वी हैव, और क्या है, वी हैव, आप सबके पास है, मेरे पास भी है, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो क्या आप लोगों को लैपटॉप्स दिखाई दे रहे, राइट, और क्या है, प्रोजेक्टर, हमारे पास प्रोजेक्टर भी है, ठीक है, प्रोजेक्टर इज ऑल्सो helping us. When I will connect the projector with my laptop, you can see everything here, ठीक है, तो मैं करूंगी, ठीक है, और क्या है, आई थिंक दैट्स इट, और कोई tangible assets दिख रहे हैं आपको, फैंस, राइट, दैट्स इट, cameras. So all these things are tangible because they help you to earn and you can see them. ठीक है? What is the difference between a tangible asset and an expense? खर्चा क्या होता है? आपने एक बार खर्चा कर लिया, ठीक है, हो गया, वो खत्म, वो आपको कुछ कमा के नहीं देगा, यू हैव टू कीप पेइंग इट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाईफाई के बिल्स, इमेजिन आप वाईफाई के बिल्स पे करना बंद कर दो, आपको वाईफाई मिलना बंद हो जाएगा, फोन के रिचार्ज, राइट, फोन के रिचार्ज, अगर आप 1 महीना रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपके फोन में डेटा होगा, विल यू बी एबल टू कॉल एनीवन, नो, और क्या होता है, खाना, 4 दिन खाना नहीं खाओगे, 5वें दिन मरने जैसे हो जाओगे, है ना, इट्स बिकॉज दीज आर द बेसिक एक्सपेंसेस जो आपको करने पड़ेंगे, लाइट, फैंस, अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा तो क्या होगा, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी काट देगा, फिर तुम गर्मी में बैठे रहोगे, अंधेरे में बैठे रहोगे, है ना, यार वो एसी ऑन कर दो, हाँ से बस स्विच ऑन कर दो, यहाँ से चला मत, सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमें हमेशा करने ही पड़ते हैं, राइट, एक्सपेंसेस वो है, वो जिस दिन आपने एक्सपेंसेस करना बंद कर दिया उस दिन वो चीज आपको मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बट व्हेन आई टॉक अबाउट एसेट्स, एसेट्स बेसिकली क्या होता है, एसेट्स वो चीज होती है जो आपने एक बार खरीदी तो काफी लंबे टाइम तक वो चलने वाली, तो पैसा एक्सपेंसेस में भी जाता है, पैसा एसेट्स में भी जाता है, लेकिन क्या मैं हर साल इस एसी को फोड़ के एक नया एसी लाऊंगी, am I crazy enough to do that? The answer to that question is absolutely no. क्या मैं हर साल ये चेयर्स तोड़ के नई चेयर्स लाऊंगी, नहीं, हर साल मैं लैपटॉप तोड़ के नया लैपटॉप लाऊंगी, सो वंस यू गॉट द लैपटॉप, वंस यू गॉट द एसी, वंस यू गॉट द प्रोजेक्टर, यू आर सॉर्टेड, एटलीस्ट 4-5 years सॉर्ट हो गए, अब आप उसको मेंटेन करके चलो, बढ़िया चलेंगे, अब इन सारी चीजों का वैल्यूएशन करना आसान है, कैसे आसान है, अभी भूमिका बोलेगी अच्छा 2 एसी इधर लगे हुए हैं, एक एसी 40,000 में खरीदा होगा, 40 × 2 मतलब 80,000 का एसेट है, अब इंटेंजिबल एसेट को कैसे वैल्यू करेंगे, दिक्कत है, वो चीज तो दिखाई नहीं दे रही है, खरीदी भी की नहीं खरीदी किसको पता, क्या पता मन से बना दिया, ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो हमारा एक्चुअल में चैप्टर है, intangible asset is something which cannot be seen but it still helps you to earn. Let's talk about intangible assets. आपके हिसाब से आपको क्या क्या लगता है एक intangible asset हो सकता है, ब्रांड नेम, राइट, क्या होता है ब्रांड नेम, मार्केट में अपना नाम क्रिएट करना so that people come to you again and again to buy things from you. उदयपुर में बहुत सारे फेमस खाने के स्टॉल्स हैं, आई डोंट नो तुम में से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, बट या इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट खाने के स्टॉल्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉट्स, देयर आर वेरी वेरी फेमस स्पॉट्स इन उदयपुर, क्या क्या है, गंगोल घाट, अमरई घाट, फतेह सागर, if you are planning a trip to Udaipur, you will visit these places because these places are very popular, right? इनका हमने बहुत नाम सुना है कि यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है, तो कैसे सुना ना, किसने बोला, कहाँ देखा, कुछ लोगों ने हाइप क्रिएट करी होगी, यू वांट टू गो टू कश्मीर बिकॉज कश्मीर में डल लेक है, बहुत सारी और भी चीजें, ये आप तो नहीं गए ना, आपने तो जाके नहीं देखा,
किसने क्रिएट की हाइट? लोगों ने क्रिएट करी। जो लोग वहां पर गए, क्या तुम ये गेट बंद कर सकते हो? राइट, सो these all things are created by whom? Are created by people जो उस जगह पर गए होंगे, जो उस जगह पर जाके उन्होंने वो चीज देखी होगी और फिर उन्होंने बोला होगा अरे यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रांड नेम, है ना? जस्ट अ सेकंड। So how do we create brand names? By serving the best quality, by giving the best quality, ठीक है? So brand names are basically more about, अभी यहाँ पे कुछ बहुत फेमस चीजें हैं। If I talk about food places, hello, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है? व्हाट आर दोज फेमस प्लेसेस? लाइक इफ आई टॉक अबाउट कुछ खाने की, तो जेएमबी इज वेरी फेमस इन उदयपुर, ठीक है? जेएमबी हो गया, फिर बहुत सारी हैं ऐसे तो, ठीक है? अब तुम बस ये सोचो कि उन्होंने वो फेमस हुए कैसे? बिकॉज ऑफ द टेस्ट, राइट? कोई तो गया होगा जिन्होंने खाया होगा, उसको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा यार बार बार जाते हैं। उन्होंने अपने साथ 10 कस्टमर और जोड़े होंगे, फिर 20 कस्टमर और जोड़े होंगे, ऐसे करते 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 वो क्या हो गया? उसी से एक और चीज आती है, गुडविल। मार्केट में आपकी जितनी अच्छी गुडविल है किसी भी चीज को लेकर, लोग उतना ज्यादा आपसे सामान खरीदेंगे, राइट? सो व्हाट इज गुडविल? बेसिकली तुमने अपने 12th में पढ़ा होगा, गुडविल होती है, गुडविल के मेथड्स होते हैं, पढ़े थे वो, सुपर मेथड, गुड मेथड, एवरेज मेथड, ठीक है? सो गुडविल क्या है? बेसिकली नाम ही तो है, राइट? नाम, everybody who comes to PFC, right? They want to meet Meenakshi Ma, right? Why? Because of the name, because of the goodwill we created over time, ठीक है? That's why they choose us, है ना? तो कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कैसे होती है? लोगों से, काम से, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बट अगेन प्रॉब्लम यही है, इनको वैल्यू कैसे करें? क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा पार्ट है? वैल्यू करना। आज तुम मुझे बोलोगी भूमिका मेरी गुडविल है 50 लाख, मुझे पता है, हाउ वुड आई बिलीव दैट? मेरे पास बिलीव करने के लिए क्या रीजन है? बट अगर तुम बोलो कि तुम्हारे पास एसीज हैं दैट आर वर्थ 80,000, तो मैं बोलूंगी ठीक है दिखा दो भैया कहाँ पड़े, किसके हैं, क्या है उसकी लीगल प्रॉपर्टी, मतलब लीगली वो किसके नाम पे है ना? किसने पेमेंट किया था, ओनर कौन है? हाउ अबाउट ब्रांड्स एंड गुडविल्स, ठीक है? उसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? पेटेंट्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? पेटेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? गुडविल हो सकता है, ब्रांड हो सकते हैं, लाइसेंस हो सकते हैं। लाइसेंस क्या होता है? बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट भूमिका, ठीक है? सो भूमिका ने एक बीमारी की दवाई निकाली। कौन सी बीमारी? मेरा बहुत ही एक फेवरेट बीमारी है जो मैं हर बार लेती हूँ। कौन सी है? कैंसर, ठीक है? सो यू नो देयर इज नो सर्वाइवल इन कैंसर इफ योर कैंसर रीचेस स्टेज 4। हो सकता है सर्वाइवल हो बट लेस चांसेस, एंड स्टिल यू हैव टू गो थ्रू सर्जरीज, थेरेपीज एंड व्हाट नॉट, ठीक है? बट भूमिका ने इस पूरे प्रोसेस को कर दिया आसान। उसने एक दवाई निकाली, उस दवाई को उसने बोला कि आप भले 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट हो, आपने 1 महीना दवाई खा ली, आपका कैंसर क्योर हो जाएगा, ठीक है? अब अभी तुमने एकदम से तो ये दावा किया नहीं होगा, ऑफ कोर्स तुमने लोगों पे ट्राई किया होगा,
जिनको स्टेज 4 कैंसर हुआ होगा, आपने उन पे ये मेडिसिन ट्राई करी होगी, उन पे ये मेडिसिन काम करी होगी, आपको लग रहा है अरे यार स्टेज 4 का कैंसर पेशेंट अगर ट्रीट हो गया, दैट मीन्स मेरी मेडिसिन इज अ गुड मेडिसिन, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास है, बनाने का तरीका आपके पास है, आप इसको बना सकते हो, आप इसको बेच भी सकते हो, बट नॉट फॉर लाइक लॉन्ग पीरियड। द रीजन इज सरकार तुम्हें बोलेगी कि चलो तुमने इजाद किया, तुमने बनाया, तो तुम 5 साल सिर्फ तुम मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, 10 साल सिर्फ तुम मैन्युफैक्चर करो। अभी अगर तुम 10 साल मैन्युफैक्चर करोगी, विच मीन्स मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है तुम्हारे अलावा, क्योंकि लाइसेंस किसके पास है, आपके पास, क्योंकि बनाई वो चीज किसने, आपने। बट डाउन द लाइन 10 ईयर्स आपको वो फॉर्मूला गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इफ आपकी डेथ हो जाती है और वो फॉर्मूला आपके साथ ही चला जाता है, राइट? तो कुछ होगा ही नहीं, तो यू हैव टू डिस्क्लोज द फॉर्मूला एंड देन गवर्नमेंट विल टेक एवरीथिंग इन देयर ओन हैंड्स, राइट? वो लाइसेंस आपको किसी चीज को यूज करने का या किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस मिलता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब तक वो लाइसेंस आपके पास है, आपको जितना कमाना है आप उस लाइसेंस के थ्रू कमा सकते हो। once the license is gone or the license is not renewed, you do not have anything, ठीक है। so this is also a sort of intangible asset, right? अभी एक लाइसेंस या फॉर्मूलाज में, इन चीजों में मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई डोंट नो लाइक तुम लोगों ने वो पढ़ा कि नहीं, बट व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तब ना मतलब 9, 10th, 11th, 12th सीबीएसई ना नोवेल्स देता था, इंग्लिश बुक प्लस नोवेल। बाद में इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, ठीक है, बाद में नोवेल्स हटा दी और सिर्फ एक एक चैप्टर देने लग गए। तो हमने एक नोवेल पढ़ी थी, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सिर्फ, वो वाला जिसमें ना एक साइंटिस्ट होता है, वो एक ऐसी दवाई लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। पढ़ा है चैप्टर इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन, ठीक है। उसमें वो एक ऐसी दवाई बनाता है, वो पी लेता है उस दवाई को और वो इनविजिबल हो जाता है ना। तो अब द थिंग इज, हमने पूरी नोवेल पढ़ी थी, पूरी नोवेल स्टार्टिंग से कि उसकी लाइफ में क्या चलता है, कैसे वो इनविजिबल होता है, और उस बुक का नाम ही यही था, द इनविजिबल मैन। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसने ना सबसे पहले ये चीज एक कैट पे ट्राई करी थी, ठीक है, और वो कैट इनविजिबल हो गई थी, तो उसको लगा ओ माय फॉर्मूला इज वर्किंग बिकॉज वो इनविजिबल हो गई, तो वो खुद भी पी लेता है, बट वो उस चीज का रिवर्स नहीं निकालता ही नहीं है। लाइक एक बार बंदा इनविजिबल हो जाए, वो पीना है, उसके पास उसका सोल्यूशन है, उसका फॉर्मूला है, बट अगर वो इनविजिबल हो गया उसके बाद वो विजिबल कैसे होगा, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था कि नहीं, राइट? ऑल्सो जब उसकी वो मतलब उसका ना बहुत डेथ उसकी बहुत ही गंदी होती है, तो तुमने बहुत छोटा सा चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें इतना कुछ वो है नहीं, बट हमने उसके स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी जर्नी पढ़ी थी। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में वो विजिबल था, फिर बीच के 10-12 चैप्टर्स में वो इनविजिबल होकर बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत सारी दुकानों पर जाता है, ठंड का टाइम होता है, तो अब उसको दिक्कत क्या होती है, वो इनविजिबल है बट उसके कपड़े वो जो पहन रहा है वो विजिबल है, राइट? वो खुद इनविजिबल है। तो अब अगर कोई कपड़े पहनते हुए ऐसे ही चले बिना सर का आदमी, तो लोग डर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बहुत बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, बहुत दिक्कतें उसने फेस करी, एंड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। बट उस केस में भी वो फॉर्मूला वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करता, राइट? ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी चीजें, ये सब गवर्नमेंट के पास ही जाना चाहिए, राइट? अभी जैसे तुमने ये अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बचपन में कि एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई थी, वो मिसाइल किसके पास है, गवर्नमेंट के। आपकी जो भी रिसर्च है, आपकी जो भी डिस्कवरीज है, आपके जो भी फॉर्मुलेशंस है, इफ दे आर गुड फॉर आवर कंट्री, इफ दे आर गुड फॉर आवर सोसाइटी, यू हैव टू गिव अस टू द सोसाइटी, राइट? ये सब इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स। अब तुम सोचो मिसाइल बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करने से 4 बार पहले सोचेगी, बिकॉज वी हैव द डिफेंस, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सपोर्ट। तो कोई भी ऐसा हवा में कुछ भी थोड़ी कर लेगा यार, समझ में आ रहा है? तो ये हमारी कंट्री के लिए एसेट नहीं है, कोई भी ऐसी कंट्री जिसके पास डिफेंस नहीं होता है। सो हर साल क्या होता है, बजट आता है, एवरी ईयर बजट आता है,
एंड बजट का एक मेजर हिस्सा गोज इनटू डिफेंस। क्यों? क्योंकि कोई परिस्थिति आ जाए, है ना, कोई दुविधा आ जाए, उसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास डिफेंस होना चाहिए, मिसाइल्स होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, right? So all these are sort of intangible assets for us, for country, for this, for that, सबके। But again the problem still remain the same, valuation। इनको वैल्यू कैसे किया जाए? हर स्टैंडर्ड एक अलग वैल्यूएशन दिखाता है। IAS2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिखाता है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यू करो, फीफो मेथड है, पीरियोडिक है, कंटीन्यूअस है, उसके हिसाब से वैल्यू करो। क्यों वैल्यूएशन जरूरी क्यों है? क्योंकि जिस वैल्यू पे आप दिखाओगे वो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी, और वही बैलेंस शीट को देख के शेयर होल्डर ये डिसीजन लेगा कि उसको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो तुम शेयर होल्डर्स को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो। तुम कुछ भी एसेट्स दिखाओगे, तुमने 500 करोड़ की गुडविल दिखा दी, ठीक है, शेयर होल्डर को लगा वाओ यार कंपनी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, 500 करोड़ की गुडविल, उसने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी कल डूब गई। Who knows? So all the standards are basically made so that you cannot fool the shareholders। आप shareholders को बेवकूफ ना बना सके, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स का क्या होता है? बेसिक एजेंडा, बेसिक एम। आर वी क्लियर ऑन दैट पार्ट? क्या आप लोगों को टैंजिबल इंटैंजिबल के बीच का थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज टैंजिबल एसेट। अगेन टैंजिबल एसेट एंड एक्सपेंसेस का बहुत डिटेलिंग है व्हिच वी आर कवरिंग इन टैंजिबल एसेट्स वाला चैप्टर। अब जो एसेट्स दिखाई देते हैं उनका स्टैंडर्ड ही अलग है। जो एसेट्स दिखाई देते हैं उनका स्टैंडर्ड है IAS 16, ठीक है, IAS 16। तो सारा वैल्यूएशन इन एसेट्स का कौन से स्टैंडर्ड में डील होता है? IAS 16। जो एसेट्स दिखाई नहीं देते उनके लिए स्टैंडर्ड एकदम अलग है। उनका जो भी सारा का सारा वैल्यूएशन होता है वो कौन किस में डील होता है? IAS 38। दोनों स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स, ठीक है, बोथ द स्टैंडर्ड IAS 16 एंड IAS 38 आर इन कोर्स, ठीक है। तो इससे हमें कुछ कुछ चीजें पता पड़ती है। सबसे पहली चीज कि इंटैंजिबल एसेट होता क्या है? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी सीन बट इट स्टिल हेल्प्स अस टू अर्न मनी या टू रिड्यूस द कॉस्ट। या तो आप ज्यादा पैसा कमाओ या तो आप आपका कॉस्ट बचाओ, ठीक है। दोनों ही केसेस में वो क्या है? इंटैंजिबल एसेट। अभी कुछ फ्रेमवर्क वाली चीजों के हिसाब से डेफिनेशंस हैं, उसको हम बाद में डील करेंगे। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं एकदम रॉ लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, सो बेसिक्स अब हम एक बार स्टडी हब ले लेते हैं। स्टडी हब से हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, This conference will now be recorded. So let's come on to introduction of intangible assets from your study hub। इंटैंजिबल एसेट एक नॉन करंट एसेट है जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, व्हिच मींस यू कैन नॉट फिजिकली टच इट और सी इट, ठीक है। एक इंटैंजिबल एसेट आइडेंटिफिएबल तब होता है जब व्हेन इट इज सेपरेबल। सेपरेबल मतलब उसको आप अलग से खरीद सकते हो और अलग से बेच सकते हो। उसके लिए आपको पूरी कंपनी खरीदने की या बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स। ऑफ कोर्स जैसे अब मैं लाइसेंस खरीदती हूँ, पेटेंट खरीदती हूँ, तो यहाँ इन सारे केसेस में मेरे कौन से राइट्स हैं? लीगल राइट। मुझे गवर्नमेंट ने लीगली बोला हुआ है कि आई कैन यूज इट फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर मे बी 4 years, मे बी 5 years, क्या, ठीक है। सो इट कम्स फ्रॉम विच राइट्स? इट कम्स फ्रॉम लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ठीक है। एक नॉन करंट एसेट है। सो सबको करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के बीच का डिफरेंस पता है? करंट एसेट इज एन एसेट जो आपकी फॉर्म में रहता है फॉर 12 months एंड नॉन करंट एसेट इज एन एसेट जो आपकी फॉर्म में रहता है फॉर मोर देन 12 months, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर तुमने कोई भी नॉन इंटेंजिबल एसेट खरीदा है तो उसको लंबे समय के लिए खरीदा होगा, सो इट इज अ नॉन करंट एसेट, ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड ड्यू टू पास्ट इवेंट। तो हम कोई भी एसेट कब होता है? जब आप उसको कंट्रोल कर पाओ, राइट। सो मेरी मर्जी, अगर एसी मुझे 18 से 24 पे लेके जाना है, या फिर एसी मुझे चालू ही नहीं करना है, या फिर एसी मुझे तोड़ देना है, कोई भी इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी देखो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा until and unless it is like वो सेम पागल नहीं है।
सो अभी फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई फोन, मेरी मर्जी, मुझे मेरे फोन को पूरा टाइम चार्ज पे लगा के रखना है, या मेरे लैपटॉप को पूरा टाइम चार्ज पे लगा के रखना है, या फिर चार्ज ही नहीं करना है, स्विच ऑफ करके पड़े रहना है। मैं आपके लैपटॉप के साथ ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके लैपटॉप्स को आप लोग कंट्रोल कर रहे हो, मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। कैन आई जस्ट टेक आवेश का लैपटॉप एंड थ्रो इट? नो, आई कांट, because I can't control it, right? But can I take my laptop and throw it? Maybe yes, but I won't do it because I don't want to destroy my own assets. कौन बेवकूफ होगा जो अपने खुद के assets को तोड़ देगा, right? So, but आवेश के साथ तो I cannot do it, है ना? So this is how things work, है ना? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी नॉन करंट एसेट जिसको आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। A non-current asset is a resource controlled due to past event from which future economic benefits are expected to flow. Of course, asset तभी है जब वो कमा के दे। कोई भी एसेट बिना कमाए एसेट हो सकता है क्या? फिर तो वो लाइबिलिटी हो गई, है ना? सो लाइबिलिटी सबको पता है, एसेट से पैसा आता है, लाइबिलिटी में पैसा जाता है, ठीक है? So intangible assets that have been purchased can be capitalized and included in SOFP as non-current assets. However, intangible assets internally generated cannot be capitalized. हम धीरे धीरे आएंगे। अब जैसे जैसे आप intangible assets को यूज करते हैं, उस पर amortization लगता है। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि amortization होता क्या है। So amortization and depreciation are one and the same thing, ठीक है? So for example, depreciation क्या होता है? आज तुम कार खरीद के लाए, लैपटॉप खरीद के लाए, क्या तुम्हें मार्केट में सेम वही अमाउंट मिल जाएगा जितना अमाउंट तुमने खरीदा है? So मैंने अगर कार 10 लाख की खरीदी and I used my car for like 1 year, can I get 10 lakhs rupees by selling the car? क्यों? क्यों कम होती है? The exact point is क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स को जब बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे उनकी फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है, और उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है तो उनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं करते। देखो दो चीजें हो सकती है एसेट। अभी अगर तुम, मैंने ना अभी बीच में एक रील देखी थी, आई डोंट नो तुमने देखी कि नहीं। देयर वाज दिस मैन जो अपनी बाइक दिखा रहा था, ठीक है, और वो उसकी बाइक बहुत अच्छी थी, ठीक है, और वो बाइक उसने 7 years पहले खरीदी थी, बहुत एक्सपेंसिव रेंज वाली बाइक थी। तो 7-8 years पहले उसने वो बाइक खरीदी थी एंड वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उसने बोला मैंने इस गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। सो व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस में भी तो खर्चा ही होता है। आप किसी चीज को मेंटेन कैसे करते हो? तुम कार्ड्स को मेंटेन कैसे करते हो, बताओ आवेश? चेक करते रहेंगे क्या मतलब उसमें जरूरत है, टाइम टू टाइम चेक, टाइम टू टाइम सर्विस, सर्विसेज पे जाती है। आपको आपकी गाड़ियां सर्विस पे देनी पड़ती है। अगर आप आपकी गाड़ी, बड़ी भले गाड़ी को जरूरत है या नहीं है, बट इफ यू हैव टू मेंटेन योर कार यू हैव टू डू सर्विस, ठीक है। और क्या? पेट्रोल ढंग से भरा के रखो भाई, बिल्कुल ही कंजूस। 100 रुपए का पेट्रोल डलवाओगे अगर तुम, तो फिर तो गाड़ी की बैंड ही बजेगी, और क्या होगा, ठीक है। अभी डीजल, हाँ हाँ वही तो कहते, पेट्रोल्स में भी क्वालिटी आती है, डीजल में भी आती है, वो रेड वाला भी आता है ना, दैट इज मोर पावर वाला। अरे आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, माय नॉलेज इज, ठीक है। सो दिस इज मेंटेनेंस। तो डेप्रिसिएशन तब कम लगेगा जब तुम गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करो, बट अगेन मेंटेन करने के लिए भी पैसा तो जेब से ही जाएगा। अगर महंगा पेट्रोल भराओगे तो इट विल बी एक्सपेंसिव ऑन योर ओन पॉकेट ओनली, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही रद्दी तरीके से गाड़ी रखोगे तो क्या होगी? डेप्रिशिएट ही होगी, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्लास है और फिर भी तुम अपने सिस्टम चार्ज नहीं करके आते हो, यहाँ चार्ज करते हो और क्लास भी चल रही है, तो लैपटॉप ज्यादा हीट होगा, ज्यादा हीट होगा तो कम अच्छे से काम करेगा, राइट। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि दीज आर द एसेट्स एंड यू नीड टू मेंटेन इट अगर आपको डेप्रिसिएशन कम लगाना है। अदरवाइज डेप्रिसिएशन क्या होगा कि कोई भी चीज जब आप खरीदेंगे उसको थोड़ा टाइम यूज करके जब आप मार्केट में बेचेंगे, you will never receive the same price because you are using the asset, asset में wear and tear हो रहा है, तो आपको सेम प्राइस कभी भी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा उससे थोड़ा कम प्राइस ही मिलेगा बेचने पे। दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स में होता है
एंड थोड़ा फैंसी वर्ड इज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, amortization. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, वेयर एंड टियर, बट amortization कौन सा एसेट्स पे होता है? इंटेंजिबल एसेट्स, एंड डेप्रिसिएशन इज फॉर, आर वी क्लियर? अब एक बार ये लिस्ट है कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स आप एक बार पढ़ें। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पता है आपको क्या होता है? एक्सेल सॉफ्टवेयर ही तो है। वर्ड तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम टच कर सकते हो, दिखाई तो दे रही है। अब एक्सेल थोड़ा हमारी कैलकुलेशन ना इजी बना देती है, बिकॉज एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज है। अभी तुम ये कैलकुलेटर में एक एक को प्लस करोगे, यू जस्ट पुट इक्वल टू सम लगाओ, खत्म। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेशन, एंड एक्सेल सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होती है, एक्सेल बहुत एडवांस यूसेजेस होते हैं जिसके लिए आपको एक्सेल के कोर्सेज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट कुड बी पेटेंट एंड लाइसेंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होते हैं। कॉपीराइट्स, अच्छा यूट्यूब पे या फिर तुम कभी मूवी वगैरह देखने जाते हो तो डिस्क्लेमर आता है, कॉपीराइट जो है वो हमारा रहेगा, वो उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज दैट? ये मूवी कॉल पे पब्लिश नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता या कॉपी नहीं कर सकता, राइट? सो फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, कबीर सिंह मूवी देखी है सबने? वो रीमेक है, तुम्हें अगर पता हो तो, अर्जुन रेड्डी का। ठीक है, वो साउथ की मूवी है, सो दे अडेप्टेड इट थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, दे मेड अ मूवी। उसके लिए उनको परमिशन लगी होगी, बिकॉज इसके ओरिजिनल राइट्स किसके पास थे? अर्जुन रेड्डी। ठीक है, बिकॉज आप अगर कोई भी चीज उठा के उसको क्या कर रहे हो, एंड ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो साउथ की उठा के जो है हमने वो ली है। इफ यू हैव वॉच हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने एक्चुअल में नोवेल लिखी थी। ठीक है, सो चेतन भगत एक राइटर है जो नॉवेल्स लिखते हैं, तो हाफ गर्लफ्रेंड उनकी नोवेल थी जिसको उठा के इन लोगों ने क्या बना दी? मूवी। उससे पहले भी इनको क्या लगी होगी? परमिशन, बिकॉज ये सब ओरिजिनल जो मेकर्स होते हैं उनके पास क्या होता है? राइट, यू कैन नॉट ब्रीच इट। अगर आप ब्रीच करते हो और आप बनाते हो, वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। इन दैट केस यू हैव टू पे मनी टू देम, राइट? सो दैट इज कॉपीराइट। ठीक है, ट्रेडमार्क्स, सबके अपने अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। लाइक इफ यू सी पीएफसी तो तुम्हें दिखेगा पीएफसी के 3 कलर्स हैं, कैपिटल में लिखा हुआ है, वो दिमाग में इमेज आएगी। ठीक है, वो ट्रेडमार्क होता है, बेसिकली सिंबल्स जो कंपनी को या कंपनी के नाम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ब्रांड्स, ब्रांड्स मैंने अभी बताया आपको। गुडविल क्या होती है? गुडविल वैल्यू, इट्स ब्रांड बस दिखता है ना? आप बोल सकते हो यार ब्रांडेड है ना, कोई भी ब्रांड का। ठीक है, बट गुडविल इज समथिंग व्हिच यू क्रिएट ऑन योर ओन। ठीक है, बाय गिविंग देम द बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट पार्ट इज डेवलपमेंट कॉस्ट, जो हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट पे हम आएंगे। Are we clear till here? Anybody, any doubt, any confusion? Sure. Let's come on to amortization. Amortization क्या होता है? अभी बताया मैंने, अब आप लोग बताओ। आवेश क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है और ये क्या बोलते हैं, हाँ इंटेंजिबल एसेट्स का लगता है। Perfect. चलो, let's come on to next topic which is amortization. Amortization लगना कब से start होता है? When the asset is available for use. जब से वो asset available होगा use करने के लिए, तब से हम उस पे क्या लगाएंगे? कब तक लगता है? जब तक एसिड का यूज बंद ना हो जाए। यूज बंद सिर्फ तभी होगा जब या तो एसिड पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है, या तो तुमने एसिड बेच दिया। अगर एसिड बेच दोगे तो कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा, और कंट्रोल किसी और के पास चला गया तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। ठीक है,
The carrying amount is reduced to reflect the consumption of economic benefits over time. The following factors should be considered. Expected use, आप उसका कितना यूज करने वाले हो, उस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है. सो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं एमए में. लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट के बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं. सो सबसे पहले एक स्टेज होता है डेवलपमेंट, जहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है. फिर होता है एक इनिशियल फेज, जहाँ पे इनिशियली प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आया है, लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो ऑफकोर्स उस टाइम पे उतनी सेल नहीं होती है. ठीक है. फिर इनिशियल फेज के बाद थोड़ा सा आता है आपका ग्रोथ वाला फेज. ठीक है. ग्रोथ वाले फेज में एवरीबडी नोज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट दैट यू हैव लॉन्च्ड इन द मार्केट. बहुत ज्यादा सेल होगी, सेल होगी, सेल होगी. फिर उसके बाद आती है मेच्योरिटी. मेच्योरिटी इज द मैक्सिमम. मैक्सिमम उस प्रोडक्ट की मार्केट में उतनी सेल हो सकती है, उससे ऊपर नहीं. प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मेच्योर. और फिर आता है डिक्लाइनिंग फेज, यानी कि उस प्रोडक्ट की सेल क्या होने लगती है, कम होने लगती है. सो कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली 5 स्टेजेस में रहता है. जैसे अभी इफ आई टॉक अबाउट आईफोन्स प्रीटी मच फॉलो द लाइफ साइकिल. कोई भी एक नया आईफोन आता है तो सबसे पहले सेल डिक्लाइन पुराने वाले की होती है, बिकॉज नाउ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन न्यू वन. ठीक है. तो पुराने वाले की एकदम से प्राइस भी गिरने लग जाती है, राइट. तो अभी 17 आया तो 16 15 बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड थे. फिर 18 आएगा तो 17 इम्पैक्टेड हो जाएगा, राइट. सो एक पर्टिकुलर एक 6-8 मंथ्स ये बहुत एक्सट्रीमली कमाएंगे, बिकॉज एवरीवन विल नो. और आईफोन तो अपनी हाइप भी बहुत क्रिएट करता है ना, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, नया मार्केट में आ रहा है, सो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ हाइप उस वे में. तो उस हिसाब से भी हम अमोर्टाइजेशन लगाते हैं. टेक्निकल ऑब्सोलेंस, प्रोडक्ट खराब हो रहा है. स्टेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड मार्केट डिमांड, कितना कंपटीशन है मार्केट में. पीरियड ऑफ कंट्रोल, जैसे अब लाइसेंस वगैरह है और वो आपको पता है वो पर्टिकुलरली आपके पास सिर्फ 10 इयर्स का ही लाइसेंस है, यू कैन मैन्युफैक्चर इट अप टू 10 इयर्स. तो उस केस में पीरियड ऑफ कंट्रोल कितना साल रहेगा, 10 साल. तो अमोर्टाइजेशन भी कितने साल लगाओगे, 10 साल. उसके बाद तो चले ही जाएगा ना यार एसेट. ठीक है. Amortization method can be basically dependent upon consumption pattern और SLM. ठीक है. तो मैं आपको एक बार दोनों बता देती हूँ, what is consumption pattern and what is SLM. ठीक है. सो कंजम्पशन पैटर्न एंड एसएलएम में क्या फर्क होता है. कंजम्पशन इज बेसिकली आप उसको कितना कंज्यूम कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास, अब जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, माइंस है. माइंस पता है क्या होती है माइंस. डिगिंग करते हैं बेसिकली रिसोर्सेज की, है ना. वो खोदते हैं नीचे तक और फिर जो जो भी खदान होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको क्या करते हैं वो लोग निकालते हैं, है ना. सो जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक के पास है लाइसेंस स्टिल आई थिंक 2030 तक. जिंक ने नीचे पूरी दुनिया बना रखी है. ठीक है. जिंक माइंस एक कंपनी है. सो जिंक ने क्या कर रखा है, अब नीचे जाने के लिए लाइक बेसिक है ये जमीन, इसको खोदोगे खोदोगे क्या निकलेंगी, माइंस निकलेंगे, एक्सट्रैक्ट करोगे. ये भी गवर्नमेंट से अप्रूवल से होता है. तुम कहीं भी तुम्हारा मन होगा चलो आज यहाँ माइंस निकाल रहा है, सब खोदने नहीं लग जाओगे तुम. ठीक है. सो लेट्स से अभी उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इतनी डीप में खोद रखा है कि नीचे वो है, ट्रेन की पटरियां चल रही है. ठीक है. नीचे लिफ्ट से जाना पड़ता है बिकॉज बहुत नीचे. प्लस आप जितना अंदर नीचे जाते हो उतना ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, है ना. फिर उतना टेम्परेचर जो होता है वो ठंड वगैरह लगने लगती है. तो जब इनका ये लाइसेंस हो जाएगा ना कंप्लीट, इनका ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा इन 2030. सो उस टाइम पे इनको क्या करना रहेगा, जितना भी इन्होंने खोदा है उस सबको वापस भरना पड़ेगा. ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं. तुम सोचो इन्होंने छोड़ दिया, कोई भी रास्ते चलता आ रहा है गिर जा रहा है नीचे, फिर तो बचेगा ही नहीं, इतना डिटेल में खुदा हुआ है. प्लस ऐसे केसेस में एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज दे कैन नॉट सी एट नाइट, राइट. उसके अलावा ड्रॉट्स, कैलेमिटीज, है ना, फ्लड्स, ये सब आने के भी चांसेस बहुत एक्सट्रीम हो सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली मीन्स कि आप जो भी नुकसान कर रहे हो आपको वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, वापस से भरना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा.
अब माइंस को खोलने की भी एक परमिशन होती है, लाइक कि आप कितना जा सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट जेसीबी। जेसीबी सबने देखा है, ठीक है, जेसीबी डिगिंग नहीं करता है। सो इफ आई टॉक अबाउट जेसीबी, तो जो जेसीबी है बेसिकली वो लेट्स से टोटल उसका वो 20,000 नीचे तक खोद सकता है, ठीक है। कितने माइल्स नीचे, माइल्स ले लो, किलोमीटर ले लो, जो लेगा ले लो, 20,000 तक डिगिंग कर सकता है, ठीक है। आपने खरीदा 8 लाख में, 8 लाख तो बहुत ही सस्ता हो गया, 18 लाख ही में, 18 लाख में खरीदा है, जो कितना काम आ सकता है आपको 20,000 तक डिग करने में, ठीक है। तुमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 2,000 डिग कर दिया, 2,000 माइल्स, ठीक है। तो कितना अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन लगा है, 1,80,000 इंटू कितना कंज्यूम कर चुके हैं 2,000, कितना टोटल कंजम्पशन है 20,000, यानी कि कितना हो गया 1,80,000। यह है कंजम्पशन पैटर्न अमोर्टाइजेशन। टोटल आप उस एसेट को कितना कंज्यूम कर सकते हो और आपने इस पर्टिकुलर ईयर में कितना कंज्यूम किया। अब जैसे मैं इसको 2,000 से हटाकर 5,000 कर देती हूँ, ठीक है। टोटल हम 20,000 कंज्यूम कर सकते हैं और मैं कितना कर चुकी हूँ ऑलरेडी कंज्यूम, कितना आया डेप्रिसिएशन, ठीक है, 4,50,000। दिस इज व्हाट, दिस इज कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एसएलएम मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगाओ। सो फॉर एग्जांपल आपने एसेट खरीदा कितने का, 18 lakhs का। लेट्स से इस एसेट की यूजफुल लाइफ इज 10 years, मतलब ये कितने साल चलने वाला है, 10 साल। और जब आप इस एसेट को बेचोगे तो कौड़ियों के दाम में, रद्दी बेचते हैं अपन, रद्दी बेच के भी कुछ तो मिल ही जाता होगा, ठीक है। तो तब आपको 20,000 मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, वो है 20,000। इसका मतलब आपको कितने मिल जाएंगे, 20,000, ठीक है। तो 18 लाख का एसेट, उसमें से 20,000 तो तुम्हें सीधे सीधे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 17,80,000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल। तो यानी कि हर साल का डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, योर चॉइस, कितना आ गया, 1,78,000। आर वी क्लियर ऑन दैट पार्ट, समझ में आया दोनों मेथड्स। आई वुड वांट कि आप इन दोनों को एक बार नोट डाउन कर लें बिफोर वी मूव फर्दर इन द क्लास। This conference will now be recorded. ओके, डबल एंट्रीज एक बार देख लेते हैं, किताब में लाने की एंट्री क्या है। एसेट है, ठीक है। एसेट का बेसिक नेचर हम सबको पता है, एसेट जब जब बढ़ता है क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम बुक्स में उसको लेकर आएंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, डेबिट, डेबिट इंटैंजिबल एसेट्स, और हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैश, अगर पैसा गया है तो, और अगर उधार वगैरह पे लेकर आए हो या लोन वगैरह पे लेकर आए हो तो बैंक लोन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंट्री, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम इनिशियल मेजरमेंट, क्या बोलते हैं कि बुक में इनिशियली आप उसको किस वैल्यू पे लाते हो। फिर एक पूरा साल निकल जाएगा तो उस पे क्या लगेगा, एमोर्टाइजेशन, ठीक है। एमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या होगी, एमोर्टाइजेशन एक खर्चा है, और खर्चा जब जब बढ़ता है क्या होता है, डेबिट। तो खर्चा भी डेबिट होता है, एसेट भी डेबिट होता है, और नुकसान भी डेबिट होता है, ठीक है। बिकॉज इन सारी चीजों में पैसा जेब से जा रहा है ना, एक तरीके से खर्चा ही है। अब एमोर्टाइजेशन में पैसा अभी जेब से नहीं जा रहा है, बट एक बार तो ले आए ना एसेट, तो लंबा खर्चा तो हो ही गया, तो डेबिट करेंगे एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस,
और क्रेडिट करेंगे इंटैंजिबल एसेट, ठीक है। इससे एसेट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। या फिर accumulated amortization. Accumulated amortization is basically an account, ठीक है, जिसमें सारा amortization क्या होता है, इकट्ठा होता है, accumulate होता है, ठीक है। These are the entries that you are going to do, ठीक है, जब आप एक एसेट को लाएंगे और जब आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे। चलो, नाउ लेट मी टॉक अबाउट कुछ चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इफ आई टॉक अबाउट इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ठीक है, सो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं बात करूंगी इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स and internally generated customer list. So the thing is, internally generated goodwill क्या होती है? ऐसी goodwill, internally generated goodwill एक ऐसी goodwill होती है जो आपने खुद generate करी होती है internally, ठीक है। So अभी कोई business है जैसे JMB वगैरह, ठीक है, वो business जो है वो बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने खाना वाना खाया और बहुत लोगों से फेमस हो गया। तो अब ये बोल रहे हैं कि यार हमारी जो गुडविल है वो है 50 लाख, ठीक है, क्या हम मान लें? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, क्योंकि फिर कोई बोलेगा 1 करोड़, कोई बोलेगा 50 करोड़, कोई बोलेगा 500 करोड़। हाउ विल आई वेरीफाई? मैं कभी भी इस चीज को वेरीफाई कैसे करूँ, राइट? बिकॉज हमने खुद जनरेट करी है इंटरनली। इंटरनली कोई भी चीज जनरेट करने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे खर्चे लगते हैं। आपको क्या पता कि जो आपका हलवाई था वो इतनी अच्छी कचौड़ियां बना रहा था जिस वजह से वो फेमस हो गया, वी डोंट नो। या फिर हो सकता है आपने मार्केटिंग पे बहुत खर्चा किया हो, हर जगह आपको जेएमबी 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 दिखाओ, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे एक कचौड़ी वाला खुला था, ठीक है, ठीक है, अभी 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है। तो उसने ना फर्स्ट डे पे फ्री कर दी कचौड़ियाँ, ठीक है, उसने पैम्पलेट्स बांटे कि एक फर्स्ट डे पे ये आइनॉक्स के जरिए उसने फ्री में बांटी सबको, ठीक है, कि आप आओ फर्स्ट डे एंड ईट इट फॉर फ्री। तो वो ऐसे फेमस हो गए कि यार चलो यार जाएंगे देखेंगे कि फ्री तो है क्या है। अब इससे क्या होता है, बिकॉज फ्री मिल रहा है तो लोगों का माइंडसेट क्या है, अरे यार फ्री का है खा लेते हैं, बहुत सारा 2 4 5 पीस भी ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। बट व्हेन दे विल ईट इट, उनको वो चीज अच्छी लगेगी। अगर उनको वो चीज अच्छी लगेगी तो क्या वो दोबारा वहां पर जाके खाएंगे? यस। तो अब पहले दिन तो आपका नुकसान ही हो गया ना, वो नुकसान नहीं है, वो मार्केटिंग का खर्चा है। अपना बिजनेस का नाम बनाने के लिए आपने एडवर्टीजमेंट चूज किया, राइट? सो मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर वेरी ह्यूज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। जहाँ पे अभी तुम कोई भी लाइक स्कूल्स देख लो, इंस्टीट्यूट्स देख लो, तुम्हें जगह जगह पे उनके बैनर्स दिखेंगे। या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके बैनर्स लगे हुए होते हैं, तो वो क्या कोई खुद थोड़ी लगाता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, बनवाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है, हर दिन का चार्ज होता है बैनर का। तो वहां पे वो क्या है, मार्केटिंग एक्सपेंस। अब उससे आपकी गुडविल बढ़ रही है बिकॉज लोगों को पता लगेगा, वो आएंगे, वो खाएंगे, वो रिपीट करेंगे। बट कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है, कितने से गुडविल बनी, क्या बनी, इन सबका वैल्यूएशन करना इज इम्पॉसिबल। वैल्यूएशन इज, और जहां यहाँ पे हम इम्पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं वहां पर अगर आप हर किसी को बोलो यार तेरे को तेरे हिसाब से जो वैल्यू लगानी है लगा ले, तो सभी बहुत शाणे है ना, कोई कुछ भी वैल्यू लगा लेगा। तो इसीलिए IAS 38 ने इन सारी चीजों से बचने के लिए सीधा सीधा मना कर दिया कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कोई रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, मना कर दिया। विच मीन्स आपने जो 12th में जो भी मेथड्स पढ़े थे वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि हमें गुडविल कैलकुलेट ही नहीं करनी है, क्योंकि गुडविल कभी हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दैट? इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स सेम, बिकॉज उसका वैल्यूएशन इज अगेन इम्पॉसिबल। आपने खुद
मार्केटिंग से, इससे उससे सबसे जनरेट किया, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट. So recording, the answer is again no. What is internally generated customer list? So internally generated customer list एक कस्टमर का डेटाबेस होता है जो कंपनीज क्रिएट करती है. अभी तुम सोचो कि तुम लोगों के पास जो भी सिम्स है, अगर तुम्हारे रिचार्ज वगैरह खत्म हो जाते हैं या वाईफाई खत्म हो जाता है, मतलब ओवर हो जाता है पैक, तो दे स्टार्ट कॉलिंग यू कि भैया डलवा दो, रिचार्ज करवा दो, ये वो करके सिम बंद हो जाएगी. उनके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? ये इंटरनल डेटा है जो उन्होंने क्या किया है, जनरेट. तो उनके पास एक फाइल है जिसमें सारे कस्टमर्स के नंबर है, और जिन जिन का पैक जो है खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है, उनको वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, कॉल्स. दिस इज इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट. वो अपने कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, रेगुलरली कॉल कर रहे हैं, उनके साथ टच में रह रहे हैं, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो आप खरीद लो. ठीक है, अगर वो हो गया है तो राइट. सो यू, दिस इज इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट. अगेन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है. ठीक है, क्योंकि तुम बोलोगे मैंने तो कस्टमर लिस्ट पे लाखों करोड़ों खर्च कर लिए, कस्टमर के डेटाबेस पे इतने पैसे खर्च कर लिए, तो मुझे तो इसको भी वैल्यू करना है. एंड एक्चुअली में देखा जाए तो कस्टमर लिस्ट भी आपको कमा के देगी ना. तुम्हें बार बार कोई कॉल करके बोलेगा, हो सकता है तुम इरिटेट होकर उसको ब्लॉक कर दो, हो सकता है तुम जेन्युइनली कन्विंस हो जाओ कि तुम्हें वो प्रोडक्ट दोबारा से खरीदना है. राइट, थिंग्स कैन गो बोथ वेज. सो उस केस में, बट अगेन यहाँ पे भी आई विल से द सेम थिंग, वैल्यूएशन इज impossible. So if valuation is impossible, you cannot of course record it. Also it is not separable. It is not separable. So what is the definition of separable? अभी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी चीज को हम अकेले बिना बिजनेस के बेचे या खरीदे, सिर्फ उस चीज को बेच या खरीद पाए. यू डोंट हैव टू सेल द एंटायर बिजनेस. आप मुझे बताओ, आप सिर्फ अपनी गुडविल को बेच सकते हो क्या? मैं बोलूं बिजनेस मेरे पास ही रहेगा, गुडविल मैं बेच दूंगी. इज इट पॉसिबल? नहीं. अभी पतंजलि इज वाई पतंजलि, बिकॉज ऑफ बाबा रामदेव. राइट, तुम्हें पतंजलि पर ट्रस्ट नहीं है, वैसे तो मुझे तो बाबा रामदेव में भी नहीं ही है. ठीक है, बट there are lot of people who trust बाबा रामदेव, and because they trust बाबा रामदेव, वो कौन से प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं? अब इमेजिन करो एक दिन जहाँ पे बाबा रामदेव बोलते हैं मैं पतंजलि के साथ अब एसोसिएटेड ही नहीं, मतलब मैंने अपना शेयर वेयर सब बेच दिया और एक XYZ ब्रांड है गीतांजलि, ठीक है, मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ. अब बताओ पतंजलि खरीदेंगे या गीतांजलि? क्यों? बाबा रामदेव. बिकॉज ट्रस्ट किसके पास है? राइट. सो सिर्फ गुडविल थोड़ी जाती है, गुडविल के साथ साथ पूरा बिजनेस भी चला जाता है ना. तो यहाँ पर आप गुडविल को अकेले नहीं बेच सकता. जेम भी ये नहीं बोल सकता मेरी गुडविल ले जाओ, बिजनेस तो मेरे पास ही रहेगा. सेम गोज फॉर ब्रांड. ठीक है, कस्टमर लिस्ट को हम बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस है, मैं किसी को सेल कर सकती हूँ. बट द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ. ठीक है, वैल्यूएशन इज इम्पॉसिबल. इसीलिए हम इन चीजों को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट नाउ परचेज्ड गुडविल, purchased brands and purchased customer list. क्या इन चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपनी किताबों में? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज yes, yes, yes. द रीजन, अब मैंने खरीदा है तो मैंने एक्चुअल में पैसे दिए. अब तुम सोचो पतंजलि कंपनी की वैल्यू ही 50 लाख है, मैंने दिए उसको खरीदने के 70 लाख, एक्स्ट्रा 20 लाख क्यों दिए होंगे? तो मेरी जेब से गया ना एक्स्ट्रा 20 लाख इन द नेम ऑफ गुडविल. तो वैल्यूएशन वहां पे तो क्या है? पॉसिबल. वैल्यूएशन इज पॉसिबल. वैल्यूएशन पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कोर्स आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है. आप बता सकते हो बैंक में कि यार देखो उस कंपनी का जो वैल्यूएशन था, कंपनी के पास टोटल एसेट्स ही 50 लाख के थे, स्टिल टू बाय द कंपनी हाउ मच आई हैव गिवन, राइट.
So I've given 20 lakhs more. If I have given 20 lakhs more, that means I'm paying in the name of goodwill. And if you are paying in the name of goodwill, you can record it as goodwill. Are we clear on that part? ठीक है. Purchase brands again, खरीद के ला रहे हो ना, पैसे दे रहे हो उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि यार इतना खरीदा ये ब्रांड खरीदने के लिए, तो वैल्यूएशन इज पॉसिबल इस केस में भी. Purchased customer list, yes, purchase customer list is also possible, क्योंकि मैं खरीद के ला रही हूँ कस्टमर लिस्ट, उसके पैसे दे रही हूँ, तो वेरीफाई तो कर सकती हूँ. अगर मैंने किसी चीज के 10 लाख रुपए दिए अपनी जेब से और मैं उसको इंटेंजिबल एसेट मान रही हूँ, ठीक है, तो फाइन, ठीक है. वर्ड इज मोर ऑन टू फिजिकल सब्सटेंस. कोई भी ऐसा एसेट जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, फिजिकली नहीं दिखता है. अब कस्टमर लिस्ट दिखेगी आपको बट फिजिकली नहीं, डेटाबेस है. ब्रांड्स अगेन दैट द मार्क्स, सिंबल, साइंस, ठीक है. गुडविल भी दिखाई नहीं देगी बट कमाने में क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स बिकम पार्ट ऑफ योर IAS 38, ठीक है. तो कहाँ पे हम कोई वैल्यूएशन नहीं करेंगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड्स, कस्टमर लिस्ट. लेकिन अगर वही सेम चीजें यू हैव परचेज्ड, यू आर गोइंग टू वैल्यू इट, ठीक है. सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट गुडविल. कभी भी कोई अकेले नहीं खरीद सकता. आज भूमिका का मन होगा अरे गुडविल खरीद लेती हूँ कंपनी की, तो मैं पूरी कंपनी ही खरीदनी पड़ेगी. गुडविल कोई भी अकेले कैसे खरीदेगा यार, तुम सोचो, मैं किसी कंपनी की गुडविल खरीद के करूंगी क्या, और कोई अपनी गुडविल बेचेगा ही क्यों. सो यू कैन नॉट बाय गुडविल ऐसे, यू हैव टू बाय द कंपनी. आप पूरी कंपनी खरीदते हो, ठीक है, कंपनी की जो वैल्यू है उससे ज्यादा पे करते हो. अगर कंपनी की जो वैल्यू है उससे ज्यादा पे करती हो तो वो क्या है, इसको हम IFRS 10 में पढ़ते हैं, जो अगेन आपके कोर्स में है, ठीक है. बट फॉर नाउ आई वुड वांट कि आप ये सारी चीजें फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, ठीक है, सो दैट वी कैन गो अहेड, ठीक है. एक बार नोट डाउन कर लें. This conference Okay, will let's now be see that. recorded. An internally generated brand, हाँ बताओ, cannot be, उसको अभी कभी कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते. अभी देखा, a patent purchased by a business can be capitalized, purchased खरीद सकते हैं. A copyright purchased for 10,000 has a 5-year useful life and no residual value. Yes, कैसे करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो 10,000 डिवाइड बाय 5 which is 2,000. तो amortization charge इस particular case में will be 2,000. An intangible asset has a cost of 12,000, a useful life of 8 years and no residual value. बताओ कैसे करेंगे. 12,000 डिवाइड बाय 8 क्या आ रहा है, 3,000, 1,400, कुछ भी नहीं आ रहा. 12,000 डिवाइड बाय 8 is 1,500. Okay, let's see क्या होता है. A trademark has been capitalized at an amount of 16,000, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 2,000. तो 16,000 में से क्या लेस होगा, 2,000, मतलब कितना होगा, 14,000. 14,000 डिवाइड बाय कितनी थी यूजफुल लाइफ, 10 इयर्स, 10 इयर्स. मतलब इसका amortization चार्ज तो आपको मिल ही गया, कितना, तो अब तुम्हारा बचा क्या, बट उसका लास्ट वाले का आंसर लास्ट वाले होगा, बट लॉजिक पे जाएंगे, ठीक है. एक इंटेंजिबल एसेट है जो कितने का है, 12,000 का, डिवाइड बाय 8, मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन कितना या अमोर्टाइजेशन होता है 1,500. इस इधर क्या दे रखा है, द बैलेंस ऑन अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आफ्टर 2 इयर्स विल बी 3,000. एक साल का 1,500, दूसरे साल का भी 1,500, 2 साल बाद टोटल एमोर्टाइजेशन इकट्ठा किया हुआ कितना हो जाएगा. एंट्री मैंने आप लोगों को सिखाई, क्या करते हैं एंट्री, डेबिट, ठीक है. तो टोटल 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 3,000, which means last one is also matched by third one,
ठीक है, क्लियर है? हो गए सारे मैच द फॉलोइंग? ओके, let's come on to the next part, which is research and development. Okay, let's understand research क्या होती है and development क्या होता है. So if I talk about research, मैं वही same research and development, मैं वही सेम एग्जाम्पल लेती हूँ इनविजिबल मैन वाला. ठीक है, जो इनविजिबल मैन था उसने वो सोल्यूशन डेवलप करने से पहले क्या करी होगी? रिसर्च. बहुत सारे फॉर्मूलेज बनाए होंगे, बैठाए होंगे, ठीक है, कि अच्छा ये इसके साथ जाएगा, ये उसके साथ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये वैसे जाएगा करके, एंड फिर उसका क्या निकला होगा फाइनल प्रोडक्ट. तो एक रिसर्च स्टेज होती है जहाँ पे आप सिर्फ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होते हो. ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट बनाया नहीं होता है. ठीक है, सो रिसर्च इज बेसिकली व्हाट, समथिंग व्हिच यू ट्राई टू मेक. सो फॉर एग्जांपल, अभी अगर भूमिका ने भी कैंसर की दवाई बनाई तो बनाने से पहले बहुत सारे फॉर्मुलेशंस लगाए होंगे, कुछ सक्सेसफुल हुए होंगे, कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे, राइट? तो ऐसे ही होता है, कोई भी चीज एकदम नहीं बन के रेडी हो जाती है. आपको पहले क्या करने पड़ते हैं? बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा टेस्टिंग्स करनी पड़ती है, एंड फिर आपको लगता है यार फाइनली जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गया है, देन ओनली यू कैन गो विद द प्रोडक्ट, राइट? सो रिसर्च इज अ स्टेज जहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? छानबीन कर रहे होते हैं, चीजें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, हमें कुछ नहीं पता होता है. सो रिसर्च करने में बहुत सारा खर्चा होता है, और जो भी खर्चा होता है वो सीधा का सीधा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि SOPL. सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? हमेशा SOPL में जाता है. तो ये वाला खर्चा भी पूरा सीधा का सीधा कहाँ जाएगा? SOPL. आर वी क्लियर ऑन दैट पार्ट? सो रिसर्च क्या होती है? कोई भी चीज को बनाने से पहले जो भी हम कोशिशें करते हैं नाकामयाब, ठीक है, अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती है और प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है जिसको आप मार्केट में बेच के एक्चुअल में पैसा कमा सकते हो, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट इज बेसिकली अ लास्ट स्टेज वेयर प्रोडक्ट इज रेडी, ऑल द कंडीशंस आर रेडी, मार्केट में बिक जाएगा, अच्छे प्रॉफिट में बिकेगा, आपको जितना प्रॉफिट उस प्रोजेक्ट से निकालना है आप उतना प्रॉफिट उस प्रोजेक्ट से निकाल लेंगे. सो व्हेन ऑल सच कंडीशंस आर रेडी, वो डेवलपमेंट होता है. सो डेवलपमेंट से पहले वाली स्टेज क्या रहेगी? रिसर्च. ठीक है, रिसर्च का सारा खर्चा कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. डेवलपमेंट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं क्योंकि एसेट बन के तैयार है जो आपकी कमाने में क्या करने वाला है? मदद. अगर एसेट बन के तैयार है और वो आपको कमाने में मदद करेगा, सो दैट इज बेसिकली प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट. प्रोजेक्ट अगर डेवलप्ड है तो वो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं. उसकी कुछ कंडीशंस होती है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये भी क्या है? इंटरनली जनरेटेड. खुद ही तो बना रहे हैं, खरीद के थोड़ी ला रहे हैं. खुद ही रिसर्च भी आप खुद ही कर रहे हो, ठीक है, और डेवलपमेंट भी आप खुद ही कर रहे हो, राइट? सो यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट ऑन योर ओन. Is it internally generated? The answer to this question is yes. Can it be recognized in the books? The answer to this question is also yes. This is the only exception. हम इसको recognize कर सकते हैं अपनी किताब में. आप डेवलपमेंट नाम का एक intangible asset अपनी किताब में, अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं. This is allowed as per IAS 38. ठीक है, बट वो कैसे दिखाते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब एक हिस्ट्री है जिसको हम अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, सो आर वी क्लियर ऑन दैट? बट कुछ कंडीशंस होगी, ये कंडीशनल होता है हमेशा इसका कैपिटलाइजेशन. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑलवेज कंडीशनल.
ऑलवेज कंडीशनल कैपिटलाइजेशन। कुछ कंडीशंस है जो मैं बताऊंगी क्या होती है, जब वो मीट होती है आप तभी इसको क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज। ठीक है, introduction of research and development. It may be challenging for a business to determine a value of internally generated intangible asset. Specifically, if it is often difficult to determine whether वो asset को measure कैसे करें, probable future में benefits आएंगे या नहीं, identify करना मुश्किल है। इसीलिए internally generated brands, titles, customer list, ये सब कैपिटलाइज नहीं हो सकते। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिर्फ इस केस में क्या एक्सेप्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्सेप्शन है, डेवलपमेंट इंटरनली जनरेटेड होता है बट यू कैन स्टिल कैपिटलाइज इट, बट कैपिटलाइजेशन is always subject to some conditions. Only if those conditions are met, then only you can capitalize it, otherwise you cannot. ठीक है, let's understand what is research. रिसर्च एक ओरिजिनल प्लान इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आप चीजों को जो पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हो, नया साइंटिफिक नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे होते हो, अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश कर रहे होते हो। सो अभी वही मैंने बताया, कैंसर की मेडिसिन दवाई बनाने से पहले बहुत सारे फॉर्मूले लगाए होंगे, कुछ सक्सेसफुल हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। तो आप आपकी नॉलेज के लिए भी करो, अच्छा ये इसके साथ काम करेगा, ये इसके साथ काम करेगा, राइट। सो दैट इज बेसिकली अ रिसर्च। सो वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने करा था। तुमने तुम्हारे 9th क्लास में साइंस में बहुत सारे मॉडल्स पढ़े होंगे। साइंस में वो होता है एटॉमिक मॉडल्स होता है। वो कोई कोई साइंटिस्ट होते थे, वो बैठ के सारा टाइम कुछ कुछ करते रहते थे और फिर एकदम से एक मॉडल निकाल देते थे, राइट। सो इट्स वो बहुत बहुत सारे मॉडल्स थे यार। वो मैं अभी भी सोचती हूँ, मुझे थोड़ा ट्रॉमाटाइजिंग फील होता है। ठीक है, सो वही होती है रिसर्च। क्या बैठे हुए हो, अब जैसे वो बैठे बैठे उसने जीरो का इन्वेंशन कर दिया, कुछ भी जीरो। ठीक है, सो इट्स रिसर्च। अब इन्वेंशन होना इज डेवलपमेंट। हो गया इन्वेंशन, नाउ एवरीबॉडी नोज की जीरो, वरना इनफाइनाइट चलता था, कोई अंत नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, फिर जीरो आ गया तो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो कुछ भी होता है बेसिकली साइंस में, अकाउंट्स में नहीं है ना। डेवलपमेंट, ओके। सो डेवलपमेंट क्या होता है, एक्चुअल में डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। आपने जो भी रिसर्च किया उसको आपने इम्प्रूव मटेरियल डिवाइसेस के साथ यूज करके एक बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से अब आप क्या कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। सो यू मेड द मेडिसिन, नाउ यू कैन सेल इट एंड यू कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च इज गैदरिंग नॉलेज, नई नई नॉलेज इकट्ठी करना। वेयर इज डेवलपमेंट क्या होता है, उस नॉलेज को लगा के एक बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करना जिसको आप मार्केट में बेच के क्या कमा सकते हो, पैसा। For example, a company that make medicines carries out research into the use of herbs to cure headaches. So they are basically using what? हर्ब्स, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती है ना, उससे हेडेक, सर दर्द कैसे ठीक करें। तो रिजल्ट, दिस रिसर्च रिजल्ट इन कंपनी फाइंडिंग वन हर्ब विद यूनिक प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने रिसर्च किया और उनको पता पड़ा। अब उस हर्ब को उन्होंने पिल के अंदर डाला, जो पिल्स होती हैं, उस एक पिल ली, उसके अंदर हर्ब को डाला और वो खा कर देखा, उससे सर दर्द ठीक हो गया। इसका मतलब वो मेडिसिन क्या कर रही है, काम कर रही है। अब आप उसको बेच सकते हो, राइट, यू कैन अर्न मनी, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट। Are we clear on that? ठीक है, so what is basically example of research? Aiming to obtain new knowledge, आपको नया knowledge मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेगी। ठीक है, आप फॉर्मूलेज नए क्रिएट कर सकते हो। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट, आप एक्चुअल में यहाँ पे डिजाइनिंग स्टेज पे आ जाते हो। तो डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। ठीक है, टूल्स वगैरह डिजाइन करना, पायलट प्लांट डिजाइन करना। ठीक है, सो पायलट प्लांट इज बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्लांट देखने के लिए हाउ थिंग्स वर्क, पौधा नहीं, हाँ मशीन। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दीज आर डेवलपमेंट। अब क्या कंडीशंस होती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है आपके अकाउंट्स में, दिस इज फर्दर अनदर हिस्ट्री जो हम मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हम सहन नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे गाइस।